मैं संदीप शर्मा आरएस स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के व्याकरणिक विषय समास के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। समास जो हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो किसी भी परीक्षा में हम जाएं तो वहां आपको अवश्य ही उसमें से 2 या 3 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो इसीलिए इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमने आज आपके लिए समास की एक वीडियो तैयार की है, जिसको देख करके आप आशा है कि सभी प्रश्नों का सही से उत्तर दे पाएं। समास अर्थात संक्षेपीकरण। जब कोई भी किसी भी शब्द को संक्षेप रूप में लिखते हैं, कम करके लिखते हैं, तो समास कहलाता है। तो समास का जैसे हम संधि में 2 वर्णों के आपसी मेल से संधि बनती है और 2 शब्दों के मेल से समास बनता है। तो समास जैसे हम उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष। संधि में हम संधि विच्छेद करते हैं और समास में हम समास विग्रह करते हैं। विग्रह शब्द ध्यान में रखना है कि हम समास विग्रह करते हैं। जैसे राजपुरुष, इसको हम समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। और जब इस समास को हम विग्रह करके लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा? राजा का पुरुष। इसको हम क्या बोलते हैं? विग्रह पद कहते हैं। विग्रह पद कहेंगे। और साथ में दूसरा क्या कहेंगे? समास विग्रह। उसके बाद हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें किस समास का पहला पद प्रधान होता है, किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, या किसका अन्य पद प्रधान होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि पद क्या होता है। तो समास में 2 पद होते हैं। एक जैसे हमने लिखा राज और पुरुष। पहला पद क्या है? राज। राज क्या है? इसको हम प्रथम पद भी कह सकते हैं, इसको हम पूर्व पद भी कह सकते हैं, इसको हम पहला पद भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग से प्रश्नकर्ता कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि पूर्व पद किसे कहते हैं, प्रथम पद किसे कहते हैं, या फिर पहला पद किसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा पद हम जिसको कहेंगे, दूसरा पद हम इसको उत्तर पद भी कहते हैं, उत्तर पद कहेंगे। और इसके अलावा जिसमें हर एक समास की परिभाषा उसके पद के अनुसार निश्चित की गई है। जैसे हम अविभाव समास को देखें तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसको अविभाव कहते हैं। अब प्रधान अर्थ शब्द आता है तो प्रधान क्या होता है? यानी कि जो मुख्य अर्थ को प्रकट करता है या जिस अर्थ की ओर मुख्य बल दिया जाता है वो प्रथम पद होता है। और जिसके ऊपर जो गौण होता है, जो आपने जो शब्द पढ़े हैं मुख्य और गौण। मुख्य होगा जो मुख्य अर्थ को प्रकट करता है, जो उस शब्द में मुख्य रूप में प्रयोग किया गया है। और गौण क्या होता है? जो उसका सहायक होता है, यानी कि उसके साथ में काम करता है, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए या उसके अर्थ के स्पष्टीकरण के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सा अर्थ होता है? वो गौण अर्थ होता है। तो इसलिए हम समझे कि समास क्या होता है? किसी भी पद को संक्षेपीकरण रूप में लिखना या संक्षिप्त करके लिखना समास कहलाता है। उसको 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक दूसरा कौन सा पद होता है? उत्तर पद। उसके बाद हम आते हैं इसके भेद पर। पहले जो हमारे भेद थे समास के, जो है जितने व्याकरणिक थे पहले समास के 4 भेद मानते थे। कितने भेद मानते थे? 4 भेद। कौन कौन से? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, उसके बाद कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 4 मुख्यतः समास माने जाते थे। उसके पश्चात क्या हुआ? कुछ व्याकरणिक में मतभेद हुए और उसके बाद जो तत्पुरुष समास से 2 भेद और निकाल दिए गए। एक द्विगु समास और दूसरा कर्मधारय समास। ये 2 अलग से भेद कर दिए गए। तो अब जो समास की कुल संख्या मानी जाती है वो 6 मानी जाती है। तो पहला कौन सा है? अविभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, उसके बाद द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व और
बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से 6 भेद हैं। सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास के जैसे उसके नाम से ही उसकी परिभाषा स्पष्ट होती है। देखो, अगर व्याकरणिक नियम के अनुसार हम देखें तो हर पुस्तक में जहाँ पर लिखा मिलेगा तो वो क्या होता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसको अव्ययीभाव कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान होगा तो उसको अव्ययीभाव कहते हैं। और अगर इसके नाम से इसकी परिभाषा देखें तो इसमें यह भी है कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे हम उदाहरण रूप में लिखें, जैसे यथामति, यथामति मति के अनुसार, विग्रह पद क्या होगा? मति के अनुसार। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र क्या होगा? जितनी जल्दी हो सके या जितना संभव हो सके उतनी अधिक जल्दी करना यथाशीघ्र होगा। उसके बाद लिखें जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन का विग्रह आप दिन दिन के प्रति लिखें या फिर हर रोज लिखें, दोनों विग्रह आपके मान्य होते हैं। तो इसलिए जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है या फिर जिसका पहला पद अव्यय होता है वो सब कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। अब इसमें मुख्यतः एक चीज़ और देखी जाती है कि जहाँ पर कालवाचक शब्द जब दो समान रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे समान रूप में जैसे हम लिखते हैं दिन दिन, दिन दिन अगर शब्द लिखते हैं, या पल पल शब्द लिखते हैं, पल पल, या घड़ी घड़ी। आगे हम समास पढ़ेंगे जिस द्वंद्व समास होता है, जिस समास में योजक चिन्ह प्रयोग होता है बीच में और दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। पर उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है कि उसके दोनों पद अलग अलग होते हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। यहाँ पर दोनों एक समान शब्द हैं और वो काल सूचक हैं। ये भी ध्यान रखें, वो काल सूचक शब्द हैं, यानी कि काल को, समय को बताते हैं। तो वो जो भी काल सूचक शब्द हैं और जो दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं वो सब किस में आते हैं? अव्ययीभाव समास में आते हैं। ये अपवाद रूप में कुछ एक और भी हैं, जैसे कि आप लिखते हैं कि हमेशा आगे चलकर जो समास पढ़ेंगे हम, उसमें क्या है कि एक समास होता है जो द्विगु समास, उसकी पहचान क्या होती है? जिसका पहला पद संख्यावाची हो। पर उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे द्वियमुना, द्वियमुना एक शब्द है, तो जब भी कोई संख्या के साथ भी किसी भी नदी का नाम आता है तो वो अव्ययीभाव समास में गिना जाता है। ये भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि जहाँ पर किसी भी नदी के नाम के साथ संख्यावाची शब्द आता है तो वो भी अव्ययीभाव समास के अंदर गिना जाता है। तो ये था हमारा अव्ययीभाव समास, यानी कि जिसका पहला पद प्रधान होता है या पहला पद अव्यय होगा वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। उसके बाद आप पढ़ें तत्पुरुष समास है नेक्स्ट। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास का व्याकरणिक परिभाषा क्या होती है? जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद, जैसे मान लो अगर इस शब्द का विग्रह करेंगे तो क्या है? तत् मीन्स वह और पुरुष मीन्स व्यक्ति, वह व्यक्ति, यानी कि हम किसी दूसरे के बारे में बता रहे हैं तो हम वो क्या है? तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके जैसे हमने पहले उदाहरण रूप में लिखा था, जैसे राजपुरुष, जब भी इसके विग्रह करते हैं तो उसमें कारक विभक्ति का लोप माना जाता है, लोप होता है। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, तो यहाँ पर कारक विभक्ति क्या प्रयोग हुई है? का। तो जब इसका समस्त पद हमने बनाया तो का लोप हो जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? संबंध तत्पुरुष समास में आता है। तो यानी कि जिस समास में कारक विभक्ति का, के, की का लोप होता है तो वो कौन सा होगा? आपका संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो यानी कि जिस समास का पहला पद को छोड़ करके दूसरे पद के बारे में बताया जाता है तो वो कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास के अन्य भेद किए जाते हैं। तो जितने भी कारक हैं हमारे, तो कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी सभी कारक जो हैं तत्पुरुष समास के भेद के अंदर आते हैं। जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध और अधिकरण।
ये सभी तो इसके भेद होते। इसकी पहचान कैसे हुई? कर्म कारक क्या होता है? जिसमें को कारक विभक्ति का लोप होता है वो कर्म कारक होगा, जिसमें के द्वारा कारक विभक्ति का लोप होगा वो करण कारक होगा, जिसमें के लिए प्रयोग होगा, के लिए कारक विभक्ति प्रयोग होती है, किसमें होती है? संप्रदान कारक में। तो इसलिए के लिए जहाँ लोप होगा वो संप्रदान कारक होगा। जहाँ पर से किसी से अलग होने में, अलग होने के लिए जब कोई प्रयोग होती है, कोई भी जहाँ पर से का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? अपादान कारक। इसलिए क्या है वो? अपादान तत्पुरुष समास कहलाएगा। उसके बाद संबंध में का के की आता है, का के की। जहाँ पर का के की का लोप होता है तो वो कौन सा कारक आएगा? हमारा संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। उसके बाद है अधिकरण, जहाँ पर में और पर विभक्ति, पर जो कारक विभक्ति है उसका लोप होता है वो अधिकरण तत्पुरुष समास है। जैसे अगर हम उदाहरण रूप में लिखें तो जैसे ग्रामगत शब्द है, ग्रामगत विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? गांव को गया हुआ। क्या विग्रह बनेगा? गांव को गया हुआ। तो कारक विभक्ति किसका लोप हुआ? हमारा को। तो इसलिए क्या है वो? कर्म तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगर लिखें रामकृत, राम के द्वारा किया हुआ, तो क्या बनेगा? के द्वारा कारक चिन्ह का लोप है तो इसलिए क्या बनेगा वो? के द्वारा है तो करण तत्पुरुष समास है। उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष में, जैसे हम शब्द प्रयोग करते हैं शिवाय नमः, तो शिव के लिए नमस्कार, तो के लिए कारक विभक्ति का लोप हुआ है तो क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। उसके बाद अपादान, जैसे दान पानी, हाथ से किया हुआ दान, तो क्या होगा? अपादान कारक विभक्ति का लोप है तो इसलिए क्या कहलाएगा आपका वो? संप्रदान तत्पुरुष समास है। उसके बाद हमने उदाहरण दिया था राज पुरुष, राजा का पुरुष, इसलिए वो क्या है? संबंध तत्पुरुष समास। इसी तरह से अधिकरण में और पर विभक्ति का लोप होता है वो कौन से होते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएंगे। तो ये तो हैं इसके मुख्य रूप से प्रयोग जो हमेशा पूछे या दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर आप कहीं पर देखें तो कुछ प्रायोगिक परीक्षाओं में कुछ एक दो उदाहरण का नाम भी एक और भेद आता है इसका। जैसे एक होता है एकाधिक तत्पुरुष समास, एकाधिक तत्पुरुष समास। एकाधिक क्या होता है? जहां पर एक से अधिक कारक विभक्तियों का लोप होता है। एक से अधिक यानी कि एक कारक विभक्ति नहीं बल्कि एक से अधिक कारक विभक्ति का प्रयोग। जैसे विजय रथ है, विजय प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रथ, ठीक है, या विजय रूपी रथ अगर उसका विग्रह करते हैं तो वो कर्मधारय समास में चला जाता है। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं जिसमें एक से अधिक कारक विभक्ति का लोप होता है तो वो कौन से होते हैं? एकाधिक तत्पुरुष समास कहलाते हैं। उसके बाद हम अक्सर देखते हैं जो है आपका नए तत्पुरुष समास। नए मीन्स होते हैं नेगेटिव, जिसका पहला शब्द जो है वो नकारात्मक होता है। जैसे हमेशा हम देखते हैं जैसे अनाथ शब्द है, अनाथ, अनाथ में क्या पहला शब्द आ है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ना नाथ, यानी कि जिसका कोई स्वामी नहीं है, तो वो कौन सा होता है आपका? नए तत्पुरुष समास में आता है। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कोई भी अनाथ है, अस्वीकार है, कोई भी शब्द जहाँ पे आ से या अन से, जैसे अन कहा, अन सुना, अनदेखा, वो सभी किस में प्रयोग होते हैं? आपके नए तत्पुरुष समास में प्रयोग होंगे। तो ये था आपका तत्पुरुष समास, यानी कि मुख्य हमने देखा कि जिसका दूसरा पद प्रधान है उसके भेद हैं। जितने कारक विभक्ति हमारी आती हैं, जितने कारक हैं वो सब उसके भेद माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका समास आता है द्विगु समास। द्विगु या इसके नाम से हम पहचान सकते हैं, द्वि मीन्स क्या होता है? दो, और गुम का मृग यहाँ पे लिखा जाता है गायें। तो दो गायों का समूह, जो दो गाय पशुधन होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई समूह या समाहार शब्द प्रयोग होता है, समूह या समाहार, समाहार को भी हम समूह के रूप में ही प्रयोग करते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जिसमें जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची है तो वो कौन सा होता है? आपका द्विगु समास होता है। जैसे हम लिखें चौराहा, चौराहा क्या बनेगा? चार राहों का समूह, राहों का
समूह, ठीक है, समूह लिख शब्द प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा पे आप समाहार शब्द प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम लिखें दोराहा, तिमंजिला, 3 मंजिलों का समूह, ठीक है। बहुमंजिला भी लिख सकते हैं, बहुमंजिला इनकी जिसकी बहुत सारी मंजिलें हैं तो वो भी किस में संख्या में गिना जाएगा, द्विगु समास के अंतर्गत। अब उसके बाद देखो कालवाचक जो शब्द होते हैं जिनके आगे संख्या शब्द लिखा ही नहीं होता, पर वो भी अगर आप कहें कि उसमें संख्या लगाई नहीं है तो फिर वो कैसे, क्योंकि वो भी संख्या को ही दर्शाते हैं। जैसे आप लिखें दिन शब्द लिखते हैं दिन, तो अकेला दिन शब्द क्या होता है, दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे हो तो क्या लिखेंगे, 24 घंटों का समूह, ठीक है, का समूह। तो इस तरह से शब्द मैक्सिमम कई बार पूछा जाता है। जैसे शताब्दी शब्द है, शताब्दी में 100 वर्षों का समूह। तो इसी तरह से जो भी कालवाचक शब्द हैं वो हमेशा किसी न किसी समय के, यानी कि या तो उसमें मिनट जुड़ी हैं या फिर उसमें सेकंड जुड़ी हैं या फिर घंटे जुड़े हैं या पल जुड़े हैं, तो उसके अनुसार से उनका समाहार होता है। तो वो सारे कौन से होते हैं, द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो द्विगु समास की विशेष ही पहचान आपको ध्यान रखनी है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है तो वो कौन सा समास कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद समास है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि जिस समास का एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है, या फिर एक पद उपमान और उपमेय। आपने अगर अलंकार पढ़े हैं कभी तो उसमें होता है उपमा अलंकार, यानी कि जिसमें किसी की सामान्य वस्तु की विशिष्ट वस्तु के साथ तुलना की जाती है। जैसे हम लिखते हैं चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो मुख, ठीक है। तो मुख की क्या विशेषता है कि वो चंद्रमा के जैसा है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उपमान और उपमेय। और अगर दूसरा शब्द लिखते हैं विशेषण, शब्द में विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। जैसे हम उदाहरण लिखें नील कमल, नील कमल क्या होगा, एक शब्द क्या है इसमें नील और दूसरा क्या है कमल। तो कमल की क्या विशेषता है कि वो नीला है, तो नीला शब्द, नील शब्द क्या है, विशेषण, और कमल शब्द क्या है, विशेष्य। यानी कि जिसमें हम किसी भी शब्द का पूर्व पद माने ये या उत्तर पद में भी प्रयोग हो सकता है, तो यानी कि किसी की हम विशेषता रूप में प्रयोग करें तो वो कौन सा समास कहलाएगा, हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा। विग्रह में एक शब्द इसमें क्या होता है कि विग्रह पद में इसका विशेष बल दिया जाता है। कैसे, जैसे अगर हमने प्रयोग कर दिया, हमने शब्द नीलकंठ, नीलकंठ अगर हमने शब्द लिखा है तो इसका विग्रह अगर हम करते हैं नीला है जो कंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ, या क्या होगा वो आपका कर्मधारय समास होगा। और जैसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास, यानी कि जिसमें किसी अन्य पद, अन्य व्यक्ति के बारे में या किसी अन्य पद के बारे में बताया जाता है तो वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो उसमें क्या बोलेंगे हम, जैसे नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, शिव का कंठ कैसा है, नीला है। या फिर नीलकंठ मोर को भी कहते हैं, तो जिसमें जिसका नीला कंठ है वो शिव है, तो इसलिए वो समास किसमें चला जाएगा, बहुब्रीहि समास में। विग्रह के अनुसार आपको पता चलेगा कि वो कर्मधारय समास है या फिर कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, नीलकंठ नीला है जो कंठ, यानी कि कंठ की विशेषता बता रहे हैं, हम किसी अन्य व्यक्ति की नहीं बता रहे, और वो कंठ शब्द इसके अंदर प्रयोग किया गया है, तो इसलिए वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो इस तरह से जिस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका सबसे आसान और सबसे जल्दी पहचान लिया जाने वाला समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे भाई बहन, भाई बहन दोनों अलग अलग पद हैं, दो भाई
और ये योजक चिन्ह इसके बीच में लगा हुआ है। जब इसका विग्रह होता है केवल इन दोनों इस योजक के स्थान पर और लग जाता है, बस इतना ही अंतर आता है। ये क्या है इसको हटा करके अगर ये अकेला प्रयोग होता है, ये क्या है समस्त पद है, और भाई और बहन कर दिया तो क्या होगा, इसका विग्रह पद हो जाएगा। तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे चाचा भतीजा, चाचा और भतीजा, दिन रात, दिन और रात, सुख दुख, सुख और दुख, वो सारे के सारे किस में आते हैं, द्वंद्व समास में। इसलिए जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो क्या है, द्वंद्व समास। अंतिम जो हमारा समास है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जिस समास का अन्य पद प्रधान हो, यानी कि हम जो दोनों पद उसके अंदर हमने प्रयोग किए हैं वो दोनों पद उसके अंदर उन दोनों पदों के बारे में कुछ बताया नहीं होता, किसी अन्य के बारे में ही बताया होता है, वो कौन सा होता है आपका बहुब्रीहि समास। जैसे हमने लिखा दशानन। अब देखो दशानन, अगर इसका हम समस्त इसका विग्रह करते हैं कि 10 आनन का समूह, यानी कि 10 मुखों का समूह, तो क्या बन जाएगा, वो किस में चला जाएगा आपका द्विगु समास में। परंतु दशानन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग है, किसके लिए, रावण के लिए, अर्थात 10 मुख थे जिनके, उनको क्या कहा जाता है, रावण का, यानी कि दशानन कहा जाता है। तो 10 हैं मुख जिनके, क्या होगा, दशानन शब्द का रावण, 10 हैं मुख जिनके, उसको क्या कहेंगे, ब्रैकेट में उसका लिखा जाएगा उसका अर्थ कि वो किसके लिए शब्द प्रयोग है, रावण, तो इसलिए वो किसका समास होगा, बहुब्रीहि समास में आएगा। जैसे हम सब लिखते हैं श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेत हैं वस्त्र जिनके, जैसे आपने अगर जानते हैं तो जो बौद्ध जो धर्म है, जैन धर्म, उनके 2 मार्ग हैं, जैसे एक श्वेतांबर पंथ है और दूसरा दिगंबर है। अर्थात जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं उनको श्वेतांबर कहते हैं, और जो दिगंबर अर्थात दिशाई ही हैं वस्त्र जिनके, उनको क्या बोलते हैं, दिगंबर। तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, श्वेत हैं वस्त्र जिनके, तो क्या होगा आपका बहुब्रीहि समास के अंदर आएगा। उसी तरह से हम लिखते हैं पीतांबर, पीतांबर पीले वस्त्र किनके हैं, पीले हैं वस्त्र जिनके श्री कृष्ण। तो ये यानी कि हम मैक्सिमम जो हैं एक प्रयोग क्या होता है, यानी कि किसी ने किसी विशेष व्यक्ति के वो विशेषण शब्द होते हैं, किसी भी व्यक्ति के विशेषण शब्द जो होते हैं वो किस में आते हैं, आपके बहुब्रीहि समास में। ठीक है, तो ये थे आपके समास। एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति करते हैं। उसमें पहला जैसे क्या था, अविभाव समास। अविभाव कौन सा होगा, जिसका पहला पद प्रधान होता है या जिसका पहला पद अव्यय होता है। उसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होगा, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, उसके अलग अलग से भेद होते हैं, जितने कारक होते हैं वो सब कर्ता और संबोधन को छोड़कर वो सब उसके भेद हैं। नए तत्पुरुष समास होता है, एकादक तत्पुरुष समास होता है, वो उसके भेद माने जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय में जिसका एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है, या एक पद उपमान होता है तो दूसरा पद उपमेय होता है। उसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होगा, जिसका पहला पद जो है संख्यावाची होता है, वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट द्वंद्व। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा होता है, द्वंद्व। जैसे भाई बहन, चाचा भतीजा, ठीक है, माता पिता, वो सब। जब देखो एक शब्द प्रयोग होता है, पितरऊ शब्द है, ठीक है, पितरऊ शब्द है। पितरऊ वैसे तो लिखने में एक ही शब्द है, पर अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलता है, माता और पिता, माता और पिता। तो ये शब्द जो है एक समस्त पद है, पर इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कोई योजक नहीं लगा हुआ, एक ही शब्द है पर इसके मीनिंग 2 है, तो इसलिए क्या है, माता और पिता। तो वो किस में आएगा, आपका द्वंद्व समास के अंदर आएगा।
उसके बाद है नेक्स्ट आपका लास्ट जो है बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है या फिर किसी अन्य पद की विशेषता प्रकट की जाती है, वो कौन सा होता है आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत गिना जाएगा। तो ये थे आपके समास।